अब कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। सबसे पहली चीज़, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज नोन बाय अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये एग्जांपल से हम समझते हैं। अब सपोज इफ वी थ्रो अ डाई, ओके, जिससे हम लूडो खेलते हैं। अब हम जब ये डाई को टॉस करते हैं या थ्रो करते हैं, हमें पता है कि आउटकम्स क्या आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। बट वो किस ऑर्डर में आएंगे ये हमें नहीं पता। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है, इट्स लाइक थ्रोइंग अ डाई, टॉसिंग अ कॉइन, ड्राइंग अ कार्ड। सो यहाँ पर हमें आउटकम्स तो पता है। So the outcomes are known, लेकिन जिनका जो ऑर्डर है, आउटकम्स का जो ऑर्डर है, the order of outcomes, this is not fixed or it's not known. Okay, और ऑर्डर फिक्स नहीं होने के वजह से it becomes random and that is why the name random experiment. सेकेंड पॉइंट है सैम्पल स्पेस। अब हमारा फोकस इसी एक्सपेरिमेंट पर रहेगा। ओके, so second point is the sample space. अब sample space is nothing but, इसे हम डिनोट करते हैं लेटर S से, it is nothing but the set of all possible outcomes. It is the set of all possible outcomes of a random experiment. Of a random एक्सपेरिमेंट। तो अगर इसका हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं, इस वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो इसमें जो सैम्पल पॉइंट्स आएंगे वो है 1 2 3 4 5 and 6. So therefore we could say n of s is equal to 6. तो ये हो गया सैम्पल स्पेस, दैट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नेक्स्ट, we define what is meant by an event. अब event is nothing but, अगर इसका हम basic definition दें, so event is a subset of the sample space. So any subset of the sample space is called an event. अब जैसे अगर इसमें से हम event बनाते हैं, and events are generally denoted by capital letters A, B, C, D and so on. अभी सपोज हम बनाते हैं इसमें से इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स, तो इसमें आएगा 1 3 5। देन इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, इसी सैम्पल स्पेस के आउटकम्स लेते हैं, सो इसमें आएगा 2 4 6। देन से इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर 4, तो इसमें एक ही आउटकम आएगा 4। इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो इसमें आ जाएगा 5 and 6। तो ऐसे हम बहुत सारे इवेंट्स बना सकते हैं। सो ऑल दीज आर सबसेट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस। सो इवेंट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। अब हम इवेंट के टाइप्स डिस्कस करते हैं, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। लेट अस डिस्कस दैट। तो सबसे पहला जो इवेंट है, इवेंट टाइप है, वो है इम्पॉसिबल इवेंट। दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब इसका जो आउटकम है वो सैम्पल स्पेस में आकर होगा ही नहीं। जैसे थ्रोइंग अ डाई एंड गेटिंग 7, राइट, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, सो दैट बिकम्स एन इम्पॉसिबल इवेंट। throwing a die and getting the number between 4 and 5, वो भी नहीं आएगा, या नंबर लेस देन 1, वो भी नहीं आएगा। सो दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। सो बेसिकली इट विल बी अ नल सेट, इसके आउटकम्स एक भी नहीं होंगे, सो इट विल बी अ नल सेट, या जिसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। सो देर आर बेसिकली नो फेवरेबल आउटकम्स। ऐसा इवेंट विच विल हैव नो
फेवरेबल आउटकम्स, या सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं द इम्पॉसिबल इवेंट इज नथिंग बट जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। द प्रोबेबिलिटी इज, अगर परसेंटेज में हम बात करें सो इट विल बी 0% या सिंपली जीरो, इसके होने के चांसेस 0% है। नेक्स्ट है इसका ऑपोजिट, दैट इज श्योर इवेंट, या फिर हम कहते हैं जैसे सर्टेन इवेंट। अब ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस 100% है, सो द प्रोबेबिलिटी of such an event is 100%, या we can say it's 1. So probability में 1 represent करता है 100% को। So impossible event की probability है 0 and sure event की probability है 1. For example, throwing a die and getting a natural number from 1 to 6. तो अगर हम डाई थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। या टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग अ हेड और अ टेल, तो जब हम कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या तो टेल 100% आएगा ही। तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे श्योर या सर्टेन इवेंट के। देन तीसरी जो कैटेगरी है वो है पॉसिबल इवेंट्स की। सो बेसिकली जो पॉसिबल इवेंट्स है these lie between impossible event and sure event, यानी इनकी जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट्स, अब देखिए इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0%, श्योर इवेंट की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है 100%, एंड एनीथिंग इन बिटवीन ओके उसे हम कहते हैं पॉसिबल इवेंट्स। मतलब पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी लाई करेगी बिटवीन 0 and 1। So in general we can say probability of any event lies between 0 and 1 both inclusive। तो अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो गई देन इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो श्योर इवेंट, एंड बिटवीन 0 एंड 1 होगा तो वो इवेंट्स को हम बोलते हैं पॉसिबल इवेंट्स। नेक्स्ट जो है वो है सिंपल इवेंट्स। अब सिंपल इवेंट्स वो होते हैं जिनका एक ही आउटकम होता है, इवेंट्स विथ ओनली वन आउटकम, ओनली वन आउटकम। अगर आपको याद होगा सेट्स में अगर एक ही एलिमेंट आता है सेट में तो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ओके सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो सिंपल इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसका एक ही पॉसिबल आउटकम होता है। देन नेक्स्ट होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड या फिर जिसे हम कॉम्पोजिट इवेंट्स भी बोलते हैं। कॉम्पोजिट इवेंट्स वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा आउटकम्स होते हैं, सो मोर देन वन आउटकम्स, मोर देन वन आउटकम्स। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है इक्वली लाइकली, या जिसे हम कहते हैं इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स, इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। अब ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहती है। ओके सो इवेंट्स विथ सेम प्रोबेबिलिटी या सेम चांसेस, events with the same
प्रोबेबिलिटी। तो ये ध्यान देना कि इसमें आपका सैम्पल स्पेस कॉमन हो सकता है या सैम्पल स्पेस अलग भी हो सकता है। मेन क्या है, द प्रोबेबिलिटी मस्ट बी द सेम। तो अगर एक इवेंट हमने डाइस में से लिया, सपोज उसकी प्रोबेबिलिटी आई 30% या मे बी 50%, और एक इवेंट हमने कॉइन में से डिफाइन किया, कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट में वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी सपोज 50% आती है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज 50-50% है, लेकिन सैम्पल स्पेस दोनों का अलग है। सो ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है उन्हें हम कहते हैं इक्वली लाइकली या इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। नेक्स्ट जो है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो नेक्स्ट वन इज म्यूचुअली exclusive events. Now suppose we have two events A and B, और अगर इनमें कोई भी आउटकम कॉमन नहीं है, यानी अगर इनका इंटरसेक्शन एक नल सेट है, देन वी से द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे डाइस वाला अगर हम एग्जांपल लेते हैं, throwing of a die, suppose A है 1 3 5 getting odd number, and event B हम लेते हैं getting even number, say 2 4 6, so we can clearly see that A intersection B is a null set। तो ये दोनों events हो गए mutually exclusive। अब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, so अगर 3 है तो तीनों का इंटरसेक्शन नल सेट होना चाहिए, 4 है तो चारों का इंटरसेक्शन नल सेट होना चाहिए। बेसिकली द इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। तो अगर आप डाई थ्रो करोगे तो इधर इवेंट ए अकर होगा या इवेंट बी, मतलब एक पर्टिकुलर थ्रो में आपको या तो ऑड नंबर मिलेगा या तो इवन नंबर मिलेगा। ऑड एंड इवन नंबर सेम थ्रो में पॉसिबल नहीं है, सो दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। इंडिविजुअली दे कैन अकर बट साइमल्टेनियसली दे कैन नॉट अकर इन द सेम ट्रायल। तो A इंटरसेक्शन B नल सेट हुआ, देन वी से द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इसका कंडीशन है इफ A यूनियन B, यानी अगर इवेंट्स के जो आउटकम्स है अगर उनका यूनियन करते हैं और अगर हमें मिलता है हमारा सैम्पल स्पेस इनके यूनियन से, देन वी से द इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। यही एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए A है 1 3 5 एंड इवेंट B है, इसके आउटकम्स ऐसे 2 4 6। अगर इनका हम यूनियन करते हैं A यूनियन B, so we have 1 2 3 4 5 and 6, so this is equal to the sample space। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ इवेंट्स हम स्टडी करेंगे वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। So next is we study what are complementary events। अब the basic definition is अगर दो events है say A and B, अगर इनका intersection एक null set है और अगर A यूनियन B करने पर हमें sample space मिला, यानी ये events अगर आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड ये इवेंट्स अगर एग्जॉस्टिव भी है, यानी अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एक्सक्लूसिविटी की एंड एग्जॉस्टिव होने की भी, देन ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ बी, या फिर हम बोल सकते हैं बी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सो अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो देखिए
बेसिकली अगर सैम्पल स्पेस को हमने दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो ये आ गया हमारा सैम्पल स्पेस S, ये आ गया हमारा इवेंट A, तो जो रिमेनिंग पार्ट इज A कॉम्प्लीमेंट। तो A डैश भी हम लिख सकते हैं, या फिर A डैश लिखो, या फिर A रेज टू C पावर में C, या फिर इसे हम A बार भी लिखते हैं। So we can clearly see that probability of A plus probability of A complement will be equal to the probability of sample space, which is 1, right? So basically A में जो events है वो A complement में नहीं होंगे, या A complement में जो events है वो A में present नहीं होंगे. So these are complementary events. So remember, अगर इवेंट्स ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और इनका यूनियन करने पर सैम्पल स्पेस आता है, दैट इज दे आर एग्जॉस्टिव, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब नेक्स्ट जो है वो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अभी ये हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। सपोज वी हैव अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो ये 52 कार्ड्स का पैक है, और इसमें से हमें दो कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। वी हैव टू ड्रॉ 2 कार्ड्स one after another. We have to draw 2 cards one after another, and suppose ये जो दो cards है ये king cards है। So let me modify this. 2 king cards मुझे draw करने हैं one after another. So अगर हम देखें, देखिए इसमें दो situations हम बनाते हैं। एक है the king cards are drawn with replacement, and the king cards are drawn without replacement. अब इसमें क्या फ़र्क है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो दो किंग्स तो हमें ड्रॉ करने हैं एक के बाद एक, लेकिन फर्स्ट केस है विथ रिप्लेसमेंट एंड सेकंड इज विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब हम पहला किंग कार्ड लेते हैं, राइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट किंग कार्ड विल बी, अब किंग कार्ड होते हैं 4, राइट, और टोटल सैंपल स्पेस होता है हमारा 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट किंग कार्ड, सपोज मैंने K1 नाम दे दिया उस इवेंट को, विल बी 4/52। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने कार्ड ड्रॉ किया है, ये 52 में से हमने एक किंग ड्रॉ किया, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने लिख ली। अब ये किंग कार्ड को वापस हमें इसे पैक में डाल देना है, और फिर दूसरा किंग हमें इसमें से ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट किंग ड्रॉ किया, ये कार्ड को वापस इसमें रिप्लेस कर दिया, और फिर हम सेकंड किंग ड्रॉ कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग, अब किंग हमारे पास वापस 4 है, और टोटल सैंपल स्पेस हमारा अभी भी 52 है, यानी ये जो K2 है इट इज नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय K1। तो ऐसे इवेंट्स को, यानी इवेंट K1 इवेंट K2 को अफेक्ट नहीं कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं कर रहा है, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो इवेंट K1 हुआ, लेकिन ये इवेंट K2 पे अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहां देखते हैं फिर से, we draw the first king card, so probability of first king card will be 4/52, correct? Now we are not replacing the card, मतलब ये कार्ड हम वापस नहीं रख रहे हैं। So obviously जब हम second king card draw करेंगे, उसके लिए हमारे पास रह जाएंगे 3 ही ऑप्शंस, और हमारा सैंपल स्पेस भी हो जाएगा 51। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई K2 की 3/51।
अब ये चेंज हो गई, देखिए K1 के वजह से K2 अफेक्ट हुआ है, सो इसे हम ऐसे लिखते हैं K2 गिवन K1 मीन्स K2 इज मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ K1। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चेंज हुई, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। सो रिमेंबर, अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है देन दे आर इंडिपेंडेंट, और अगर अफेक्ट करता है देन वी से द इवेंट्स आर डिपेंडेंट। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, तो बेसिक डेफिनेशन जो P ऑफ A का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट A is number of outcomes in favor of event A upon, that is favorable outcomes upon the total number of outcomes, upon the total number of outcomes। तो जिसे हम यूजुअली लिखते हैं as n of A upon n of S, and probability of any event always lies between 0 and 1, both inclusive। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है फेवर, एंड प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन वी कैन एक्सप्रेस दिस एज अ फ्रैक्शन ऑल्सो, और वी कैन एक्सप्रेस दिस एज डेसिमल्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर P of A say this is 50 by 100, ओके, तो अगर हम इसे सपोज सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, या अगर हम परसेंटेज में इसे एक्सप्रेस करें तो ये हो जाएगा 50%। देन अगर फ्रैक्शन में इसे अगर हम रिड्यूस करते हैं तो P of A हो जाएगा हाफ, और अगर डेसिमल्स में हम लिखें सो दिस विल बी 0.5। तो प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज या फिर फ्रैक्शन या फिर डेसिमल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ऑड्स इन फेवर क्या होता है ऑफ एन इवेंट, एंड odds against क्या होता है of an event। Now we know that probability of any event, कोई भी event की अगर probability हमें ढूंढनी है then it is always the number of favorable outcomes upon the total outcomes। तो यहीं से हमारा odds in favor and odds against वाला रेशियो डिफाइन हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं odds in favor वाला, तो सपोज इफ आई से odds in favor वाला रेशियो है m/n, यानी m parts will be in favor and n parts will be against। तो यहां अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ऑफ एन इवेंट A, by definition it will be the favorable part, that is m, upon the total outcomes, that will be m plus n। So remember, अगर odds in favor वाला रेशियो दिया है so will be the favorable upon total, that is m upon m plus n, this will be the probability of event A। next, अगर हमें odds against वाला रेशियो दिया है, सपोज क्वेश्चन में दिया है odds against रेशियो इज m/n, तो फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारा अगेंस्ट वाला पार्ट है, और सेकंड पार्ट जो है ये हमारा फेवर वाला पार्ट है। तो यहां अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है इवेंट A की, तो अगेन इट विल बी द फेवरेबल पार्ट, यानी n
अपॉन द टोटल पार्ट्स, दैट इज m प्लस n। तो यहाँ तो डेफिनेशन वही रहेगा इरिस्पेक्टिव हम कौन सा रेशियो यूज करते हैं। इट्स ऑलवेज फेवरेबल अपॉन टोटल, हियर ऑल्सो इट्स फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ऑड्स इन फेवर में हमेशा पहला पार्ट जो है वो फेवर होता है और सेकंड अगेंस्ट, एंड अगेंस्ट में फर्स्ट पार्ट इज द अगेंस्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द रेशियो इज इन फेवर। तो इसे एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज ऑड्स इन फेवर, ये रेशियो दिया है 3:2। एक इवेंट ए है जिसका ऑड्स इन फेवर रेशियो है 3:2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी, तो फेवर यानी ये 3 पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स हुए हमारे 5, सो इट विल बी पी ऑफ ए इज 3/5। वैसे ही अगर ऑड्स अगेंस्ट वाला हमें रेशियो दिया है, सपोज दे गिव अस odds against ratio is 3:2, then probability of A, अब against में favor यहाँ पे second part becomes the favor, so this will be 2/5, and the reverse is also true। हम probability में से ये दोनों ratios ढूंढ सकते हैं। See, suppose P of A is 5:7, एंड अगर मैंने आपसे पूछा इसका ऑड्स इन फेवर रेशियो क्या है एंड ऑड्स अगेंस्ट रेशियो क्या है, देखिए अब ये तो हो गया हमारा फेवर, सो फेवर में पहले फेवर आता है, आउट ऑफ 7 5 आर इन फेवर, तो अगेंस्ट में कितने हो गए 2, देन अगेंस्ट में पहले हम अगेंस्ट वाला लिखेंगे, अगेंस्ट यानी 2 और फेवर में कितने हैं 5। सो रिमेंबर प्रोबेबिलिटी से भी हम odds in favor and odds against ratio easily ढूंढ सकते हैं। So yes, these were a few concepts and terms related to probability.